हाय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप लोगों के फिजिक्स का टीचर मोहम्मद जकरिया। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम को। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। आज हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करने से पहले हम क्या करेंगे, मोमेंटम को पढ़ेंगे। यानी मोमेंटम को हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने मोमेंटम को डिफाइन किया था, एक्सप्लेन किया था। आज हम क्या करेंगे, मुख्तसर मोमेंटम को पढ़ेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम जो है उसमें मोमेंटम का जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मोमेंटम को यानी मोमेंटम को हमने यू डिफाइन किया था कि द क्वांटिटी द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, के बॉडी में जितनी मोशन की क्वांटिटी होगी उसे हम नाम देंगे मोमेंटम का। द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज नोन एज मोमेंटम, के बॉडी में जो मोशन की क्वांटिटी है उसे हम नाम देंगे मोमेंटम का। अगर बॉडी में मोशन की क्वांटिटी ज्यादा है तो बॉडी का मोमेंटम भी ज्यादा होगा। अगर मोशन की क्वांटिटी कम है तो बॉडी का जो है मोमेंटम भी कम होगा। अच्छा, हमने ये बात भी की थी कि मोमेंटम डिपेंड, यानी हमने ये बात की थी इट डिपेंड अपॉन mass एंड velocity। हमने ये बात की थी कि मोमेंटम जो है वो डिपेंड करता है मेस और वेलोसिटी पर। अगर किसी बॉडी का मेस ज्यादा है और वेलोसिटी भी ज्यादा है तो उस बॉडी का जो है मोमेंटम ज्यादा आएगा। अगर मेस कम है तो मोमेंटम कम आएगा, या वेलोसिटी कम है तो भी मोमेंटम क्या होगा, कम आएगा। और मोमेंटम को हमने उसके लिए इक्वेशन यू ड्राइव किया था कि पी मींस दैट मोमेंटम एक सिंबल है जिससे हम मोमेंटम को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। P इज इक्वल टू है m मल्टीप्लाई विद v। कि आप क्या करो, मेस को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको मोमेंटम मिलेगा। यानी मोमेंटम, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज नोन एज मोमेंटम, के बॉडी में जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी उसे हम नाम देंगे मोमेंटम का। अच्छा, साथ साथ इट डिपेंड अपॉन मेस एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या करता है, मोमेंटम जो है वो मेस और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अगर बॉडी का मेस ज्यादा है या बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है तो बॉडी का जो है मोमेंटम भी ज्यादा आएगा। अगर बॉडी की मेस कम है या वेलोसिटी कम है या इन दोनों में से, यानी या ये दोनों कम है, मेस भी कम है बॉडी का, वेलोसिटी भी कम है, तो बॉडी का मोमेंटम कम आएगा। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम है क्या, हम उसका स्टेटमेंट देंगे इस लॉ का। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, के आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम, के कोलिजन से पहले जो आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम है, कोलिजन के बाद भी वही वाला क्या होगा, मोमेंटम होगा। यानी इस लॉ का स्टेटमेंट ये है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है उसका जो टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, एंड आफ्टर कोलिजन और कोलिजन के बाद, रिमेन सेम, वो सेम होता है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, यानी आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, और साथ साथ यहां एक नया लफ्ज आया है, कोलिजन। कोलिजन और आइसोलेटेड सिस्टम की हम पहले बात करेंगे, फिर इस लॉ का स्टेटमेंट हम दोबारा देंगे। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम, किस सिस्टम को हम कहेंगे, वो सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, कोई एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स
एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अकर या एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट एक्ट अपॉन इट। हर वो सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रहा हो उस सिस्टम को हम नाम देंगे आइसोलेटेड सिस्टम का। यानी सपोज एक्सटर्नल फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, एयर रेजिस्टेंस का फोर्स हुआ, फ्रिक्शन का हुआ, बहुत से फोर्सेस होते हैं। यहां आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रहा हो या कोई एक्सटर्नल फोर्स हो यहां अकर ना हो, यानी हम ये कहेंगे नॉट एक्टिंग ऑन इट। एक्टिंग आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें एक्सटर्नल फोर्सेस इज नॉट एक्टिंग ऑन इट, जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रहा हो उस सिस्टम को हम नाम देंगे आइसोलेटेड सिस्टम का। यानी हर वो सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रहा हो उसको हम नाम देंगे आइसोलेटेड सिस्टम का। इसका एग्जांपल हम देंगे, जैसा कि एक सिलेंडर है। क्या है? एक सिलेंडर है। ये एक सिलेंडर है। यानी एक सिलेंडर है और यहां जो है उसका ये पिस्टन है। एक सिलेंडर है, ये इसका पिस्टन है, यहां क्या है? गैस मॉलिक्यूल है। अब ये जो आपका सिस्टम है, इस सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं? इस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं है। ये सिस्टम जो सिलेंडर है वो आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि ना ही एक्सटर्नल फोर्सेस यहां जो है गैस मॉलिक्यूल पर एक्ट नहीं कर रहे हैं सिलेंडर के अंदर। ये सिलेंडर जो है ये आप लोगों का क्या हुआ? ये आप लोगों का जो है आइसोलेटेड सिस्टम है, लेकिन ये कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं है। कुछ ना कुछ क्या हो रहे हैं? फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस सिलेंडर पर। यानी इस दुनिया में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो 100% क्या हो? आइसोलेटेड हो। लेकिन सिलेंडर जो है यानी 80% या 70% आप लोगों का क्या है? एक आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि सिलेंडर में जो है गैस मॉलिक्यूल है और यहां गैस मॉलिक्यूल पर बाहर की तरफ से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? दूसरा क्या है? कोलिजन है। आइसोलेटेड सिस्टम को तो हमने डिस्कस किया कि हर वो सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रहा हो उसको हम नाम देंगे आइसोलेटेड सिस्टम का। अच्छा, कोलिजन क्या है? कोलिजन को हम यू डिफाइन करेंगे, the interaction of two bodies। कोलिजन क्या है? द इंटरएक्शन ऑफ टू बॉडीज, दो चीजों के बीच टकराव या दो चीजों के बीच जो एक्सीडेंट होता है उसको हम नाम देंगे कोलिजन का। यानी कोलिजन दो चीजों के बीच जो एक्सीडेंट होता है या जब दो चीजें एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं इसको हम नाम देते हैं कोलिजन का। ये क्या है? ये कोलिजन है। दो चीजें, यानी सपोज ये दो क्या है? ये दो मार्कर हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से टकरा गए, इनके बीच क्या हुआ? कोलिजन हुआ। इससे हम नाम देंगे कोलिजन का। द इंटरएक्शन, आपस में टकराना ऑफ टू बॉडीज, दो चीजों का, इज कॉल्ड कोलिजन। द इंटरएक्शन, आपस में टकराना, टू बॉडीज, दो चीजों का, इज नोन एज कोलिजन। इसको हम नाम देंगे क्या? कोलिजन का। कोलिजन होता क्या है? दो चीजों का आपस में टकराना या दो चीजों का आपस में एक्सीडेंट होना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका स्टेटमेंट बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं, क्योंकि हमें आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में भी पता चला कि हर वो सिस्टम जिस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो उस सिस्टम को हम नाम देंगे आइसोलेटेड सिस्टम का। अच्छा, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसका टोटल मोमेंटम जो है बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले जो उसका टोटल मोमेंटम था, रिमेन सेम आफ्टर कोलिजन, वो कोलिजन के बाद भी क्या होता है? सेम होता है। यानी इस्लाम में ये स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो कोलिजन से पहले जो
मॉलिक्यूल का या जो चीजों का मोमेंटम था, कोलिजन के बाद भी उनका मोमेंटम वही वाला होगा, मोमेंटम में चेंजेस नहीं आएंगे। अच्छा, कोलिजन द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, यहां मैंने लिखा था द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, उसको हम नाम देंगे कोलिजन का। अच्छा, पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक द मोमेंटम में ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर कंप्लीटली व्हेन सिस्टम इज आइसोलेटेड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम से हमने ये पॉइंट निकाला है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, अगर सिस्टम क्या है, अगर आपका जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड है, तो आप एक बॉडी का जो मोमेंटम है कंप्लीटली आप उसे क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो दूसरे बॉडी में। यानी सपोज ये दो मार्कर किसी आइसोलेटेड सिस्टम में हमने रखे हैं। अच्छा, इसका मोमेंटम भी है सपोज 100 kg मीटर पर सेकंड है और इसका भी 100 kg मीटर पर सेकंड है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस मार्कर का जो मोमेंटम है हम कंप्लीटली इसे ट्रांसफर कर सकते हैं इस मार्कर में। यानी कंप्लीटली हम क्या कर सकते हैं, एक चीज का मोमेंटम हम दूसरे चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं जब सिस्टम आइसोलेटेड हो। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब इस्लाम ने जो है, इस्लाम में हमने स्टेटमेंट दिया है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज जो है बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, टकराने से पहले जो बॉडीज का या जो चीजों का, दो चीजों का मोमेंटम था, टकराने के बाद भी मोमेंटम यही रहेगा बशर्ते के सिस्टम क्या हो, आइसोलेटेड हो। यानी आसान डिफिनेशन ये है कि अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है तो इस सिस्टम में दो बॉडीज का जो मोमेंटम है टकराने से पहले, टकराने के बाद भी उनका मोमेंटम इसी तरह क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये हुआ आप लोगों का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। अब हम इसका मैथमेटिकली क्या करेंगे, इक्वेशन ड्राइव करेंगे कि ये आएगा कैसे। अच्छा, हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली इसका जो है इन पॉइंट को आप लिखो। मोमेंटम को हमने पहले डिस्कस किया है, इसका लिखना अहम नहीं है, आप लोगों को मालूम है कि व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम है क्या। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम मैथमेटिकल जो है इसका क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो चीजें हैं, यानी क्या है, एक ये वाला ऑब्जेक्ट है, एक ये वाला ऑब्जेक्ट है, और एक क्या है, ये वाला ऑब्जेक्ट है। दो गेंद हैं, दो गेंद हैं, क्या है, ये दोनों क्या है, ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ है। दो गेंद हैं, दोनों ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ है। अच्छा, इस गेंद का मेस क्या है, m1 है, इस गेंद का मेस क्या है, m1 है, और इस गेंद का जो मेस है वो m2 है। दो गेंद हैं, एक गेंद का जो मेस है वो m1 है और एक गेंद का जो मेस है वो क्या है, m2 है। टकराने से पहले इन दोनों के बीच कोई कोलिजन नहीं हुआ है। ये गेंद क्या कर रहा है, इस तरह मोशन कर रहा है, और ये गेंद भी क्या कर रहा है, इसी तरह मोशन कर रहा है। दोनों एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। अच्छा, अब ये दो गेंद क्या हो गए, ये दो गेंद एक दूसरे से टकरा गए, ये दो गेंद एक दूसरे से यूं टकरा गए। M1 और M2 के बीच कोलिजन हुआ, ये दोनों एक दूसरे से टकरा गए। अच्छा, एक बात बताना मैं भूल गया, इस गेंद का जो वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, उसे हम नाम देंगे v1 का, और इस गेंद का जो वेलोसिटी है उसे हम नाम देंगे v2 का। यानी M1 की जो वेलोसिटी है उसे हम नाम देंगे v1 का, और M2 की जो वेलोसिटी है उसे हम नाम देंगे v2 का। यानी दो गेंद हैं, एक गेंद क्या है, एक गेंद की मास m1 है और दूसरे गेंद का जो मेस है वो m2 है। m1 की जो वेलोसिटी है कोलिजन टकराने से पहले वो v1 है, और m2 की जो वेलोसिटी है टकराने से पहले वो क्या है, वो v2 है। अच्छा, अब ये दोनों गेंद एक दूसरे से टकरा गए, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, इन दोनों गेंदों की जो वेलोसिटीज हैं, जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगा। यानी जब भी दो चीजें आपस में टकरा जाते हैं उनका जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है। अच्छा, वेलोसिटी चेंज कैसे होती है और उस चेंज को हम मालूम कैसे करेंगे, सपोज
कोलिजन के बाद जब इन दोनों के बीच इंटरेक्शन हो जाए या जब इन दोनों के बीच क्या हो जाए, कोलिजन हो जाए, कोलिजन के बाद ये क्या हो जाएगा, ये बॉडी M1 है, ये क्या है, ये बॉडी M2 है। अच्छा, कोलिजन से पहले वेलोसिटी v1 और v2 थी। अब जब कोलिजन हुआ इन दोनों की वेलोसिटीज में चेंजेस आ गए। अब वेलोसिटीज को हम नाम देंगे v1 प्राइम, v1 यहां हम प्राइम लगाएंगे और v2 यहां हम क्या करेंगे, प्राइम लगाएंगे। यानी दो बॉडीज हैं, दोनों दो गेंद हैं, दो बॉल हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। एक बॉल का जो मेस है वो m1 है और दूसरे बॉल का मेस m2 है। इस बॉल की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन v1 थी और इस बॉल की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन v2 थी। अब ये दोनों बॉल क्या हो गए, यानी एक दूसरे के साथ टकरा गए। टकराने के बाद इन बॉल की वेलोसिटीज में स्पीड में चेंजेस आएंगे। अच्छा, वेलोसिटीज में चेंजेस कैसे आएंगे, m1 की जो वेलोसिटी है v1 थी पहली, अब इसकी वेलोसिटी v1 डैश हो जाएगी और m2 की जो वेलोसिटी थी पहले वो v2 थी, अब वो क्या हो जाएगी, v2 डैश। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम में हमने ये बात की थी कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है वो इज इक्वल टू है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम का हमने ये स्टेटमेंट किया था कि जो टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम के, आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद रिमेन सेम, वो एक जैसे होंगे। अच्छा, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन से पहले जो मोमेंटम है वो कोलिजन के बाद जो मोमेंटम होगा उसके इक्वल आएगा। अच्छा, कैसे आएगा अब हम क्या करेंगे, यहां दो बॉडीज हैं। अच्छा, दो बॉडीज हैं, बॉडी m1 का मोमेंटम क्या था, यहां p क्या था, यहां p, और यहां जो मोमेंटम था उसे हम मालूम करेंगे। फिर यहां जो मोमेंटम है और यहां जो मोमेंटम है उसे हम मालूम करेंगे। बॉडी m1 का मोमेंटम हम कैसे करेंगे, मोमेंटम का हमने फार्मूला ड्राइव किया था कि p इज इक्वल टू है mv। अच्छा, अब हम p1 मालूम कर रहे हैं और यहां p2 मालूम कर रहे हैं। यहां हम क्या करेंगे, p1 को मालूम कर रहे हैं तो m1 v1 हम लिखेंगे, m1 v1, यानी हम p1 को मालूम कर रहे हैं। p1 का जो है m1 मेस है और v1 उसकी वेलोसिटी है, यहां हम प्लस लिखेंगे। अच्छा, अब हम p2 को मालूम कर रहे हैं, p2 यानी इस बॉडी का जो मोमेंटम है, इस बॉडी का मोमेंटम है m2 मल्टीप्लाई विद v2, m2 मल्टीप्लाई विद v2, इसका मोमेंटम आएगा m2 v2। अच्छा, ये इज इक्वल टू आएगा, यहां क्या है, यहां p1 डैश है और ये p2 डैश है। p1 डैश यानी m1 मल्टीप्लाई विद वेलोसिटी v1 डैश, m1 मल्टीप्लाई विद वेलोसिटी v1 डैश, और p2 डैश जो आएगा वो इज इक्वल टू है आप लोगों का m2 मल्टीप्लाई विद वेलोसिटी v2 डैश। ये है आप लोगों का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। ये क्या हुआ, ये है आप लोगों का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम का हमने मैथमेटिकली भी प्रूफ दिया कि मोमेंटम ऑफ द बॉडी m1 एंड m2, ये दोनों जो मोमेंटम है ये बिफोर कोलिजन है। कोलिजन से पहले हमें कैसे मालूम हुआ, क्योंकि कोलिजन से पहले m1 की वेलोसिटी v1 थी, यहां भी m1 v1 है
और बिफोर कोलिजन m2 की वेलोसिटी v2 थी, यहां भी m2 v2 है। अच्छा, ये तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन हुआ। हमने क्या किया, इन दोनों बॉडीज का जो मोमेंटम है हमने इनको ऐड किया, प्लस किया, ये इज इक्वल टू आया किसका, m1 v1 डैश। m1 v1 डैश क्या है, मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद हमें कैसे पता चला कि ये आफ्टर कोलिजन है, क्योंकि बॉडी m1 की जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वो क्या है, v1 डैश है। यहां भी m1 के साथ v1 डैश आया है, और m2 की जो वेलोसिटी है कोलिजन के बाद वो v2 डैश है, यहां भी m2 के साथ v2 डैश आया है। हमने क्या किया, दोनों बॉडीज का मोमेंटम हमने प्लस किया बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, ये इज इक्वल टू आया मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, यानी कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम था उसके इक्वल टू आया। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम ये पढ़ते हैं कि हम मोमेंटम को खत्म नहीं कर सकते हैं। अगर सिस्टम आप लोगों का आइसोलेटेड है तो हम मोमेंटम को कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि एक बॉडी का मोमेंटम हम ट्रांसफर करें दूसरी बॉडी में, लेकिन कंप्लीटली हम मोमेंटम को खत्म नहीं कर सकते हैं। हम मोमेंटम को जो है कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते हैं। ये काम हम कर सकते हैं कि एक बॉडी का जो मोमेंटम है उसे हम ट्रांसफर करें दूसरे बॉडी में, कंप्लीटली भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक जो है, यानी आप लोग ये इक्वेशंस लिखो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक न्यूमेरिकल उठाएंगे और वहां देखेंगे कि क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम का जो हमने स्टेटमेंट दिया था, जो हमने यहाँ फार्मूला ड्राइव किया है, क्या ये लॉ हमारे न्यूमेरिकल्स में, प्रैक्टिकल लाइफ में, क्या ये लॉ सही है या नहीं है। जो हमने इक्वेशन दिया है कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो बिफोर कोलिजन जो आपका मोमेंटम है, आफ्टर कोलिजन भी वही वाला मोमेंटम होगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम दो बॉडीज को क्या करेंगे, दो कार हम यहाँ ड्रा करेंगे, उन दो कार के हम मेस देंगे, वेलोसिटी देंगे, फिर देखेंगे कि क्या इन दोनों का मोमेंटम सेम आएगा या नहीं, क्या इन दोनों का जो मोमेंटम है वो सेम आएगा या नहीं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, दो कार हैं, एक यानी क्या है, दो कार हैं, एक ये वाला कार है और दूसरा कार जो है एक ये वाला कार है और एक जो है ये कार है। अच्छा, इन दोनों कार का क्या है, इस कार का जो मेस है, सपोज इस कार का मेस क्या है, 200 केजी है, इस कार का मेस 200 केजी है, और इस कार का जो मेस है वो 100 केजी है। इस कार का मेस 200 केजी है और इसका जो मेस है वो 100 केजी है। अच्छा, ये कार जो है, ये कार कितने स्पीड से चल रहा है, इस कार की जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है। इस कार की जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है, और इस कार की जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। इस कार की वेलोसिटी 0 है। ये कार रोड के किनारे पर किसी ने पार्क किया था, ये कार निफ्टल में है, यानी किसी ने इस कार को पार्क किया था। यहां पीछे से एक कार है, उस कार की जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है, और जो मेस है वो 1000 केजी है। यानी मैं आप लोगों को समझाता हूं, एक कार है, किसी ने रोड के किनारे पर इस कार को पार्क किया है, कार का जो मेस है, कार का जो वजन है वो 200 केजी है। यहां आप लोगों का एक दोस्त है, उसने क्या किया है, उसने गाड़ी जो है, गाड़ी चला रहा है, आप लोगों को फोन किया है कि चल हम होटल चलते हैं। अच्छा, वो गाड़ी चला रहा है, इसकी जो गाड़ी है, गाड़ी का वजन 100 केजी है, 100 किलो है, और गाड़ी जो है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चला रहा है। क्योंकि इसने पहले ड्राइविंग नहीं की है, ये आहिस्ता क्या कर रहा है, गाड़ी को चला रहा है। अच्छा, जब ये कार यहां तक आया, इन दो कार के बीच क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ।
इन दो कार्स के बीच एक्सीडेंट हुआ। आपके दोस्त ने क्या किया, ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसने जो है रेस पर अपना पाउन दबाया और रेस पर अपना पाउन रखा और रेस को दबाया। रेस दबाने के बाद इन दो कार्स के बीच क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ। यानी इन दो कार्स के बीच एक्सीडेंट हुआ। अब हम देखेंगे कि एक्सीडेंट से पहले इन कार की जो मोमेंटम था, क्या एक्सीडेंट के बाद भी उनका मोमेंटम इसी तरह रहेगा या नहीं। अच्छा, एक्सीडेंट से पहले इस कार का जो मोमेंटम है, यानी इस कार का को हम M1 का नाम देंगे और इस कार को हम जो है M2 का नाम देंगे। इस कार का मोमेंटम मालूम करेंगे। मोमेंटम हमें मालूम है कि P इज इक्वल टू है मेस मल्टीप्लाई विद वेलोसिटी। क्या आप क्या करो, मेस को आप वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करो। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मेस को हम वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस कार का मोमेंटम आएगा, इस कार का जो मोमेंटम है वो इज इक्वल टू आएगा, यानी 20 को हम क्या करेंगे, मेस क्या है, मेस 100 कीजिए है, हम यहाँ 100 पुट करेंगे। यहाँ जो है वेलोसिटी इस कार की कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है। हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, 100 को हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये इज इक्वल टू आएगा, मोमेंटम आप लोगों का इज इक्वल टू आएगा, 0 को जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 आएंगे और 2 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, यानी 2 यहाँ 2 के साथ 3 0 आएंगे। इस कार का जो मोमेंटम है वो कितना है, 2000 कीजिए। इस कार का मोमेंटम 2000 कीजिए मीटर पर सेकंड है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस कार का मोमेंटम हम फाइंड आउट करेंगे कि इस कार का मोमेंटम कितना होगा। P इज इक्वल टू है मेस मल्टीप्लाई विद वेलोसिटी। मोमेंटम हमें मालूम है कि आप क्या करो, मेस को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको मोमेंटम मिलेगा। अच्छा, अब इस कार का जो मेस है वो कितना है, मेस इस कार का जो है वो इज इक्वल टू है 200 कीजिए, 200 कीजिए है मेस। वेलोसिटी कितनी है, बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले ये कार रेस्ट पर था, उसे किसी ने पार किया था, वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इस कार की 0 है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जब हम 200 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस कार का मोमेंटम 0 आएगा, क्योंकि 0 के साथ अगर आप 1 करोड़ को भी मल्टीप्लाई करो वो 0 आएगा, 10 को मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 1000 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। अब इस कार, इन दोनों कार की जो मोमेंटम था, जब हम इसे प्लस करेंगे, यानी क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ये इज इक्वल टू आएगा बिफोर कोलिजन इन दो कार्स का जो मोमेंटम था, जब हम इसे प्लस करेंगे ये इज इक्वल टू आएगा P1 प्लस P2। आप लोगों का इज इक्वल टू आएगा P1, यानी M1 का जो मोमेंटम है हम उसे P1 का नाम देंगे, इसे हम P2 का नाम देंगे। अच्छा, P1 प्लस P2 आप लोगों का इज इक्वल टू है 2000 प्लस 0, 2000 प्लस 0, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू आएगा कितना, 2000। ये आया 2000 kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा, कोलिजन से पहले इन दो कार्स का हमने मोमेंटम फाइंड आउट किया। कोलिजन से पहले इन दो कार का जो मोमेंटम था वो 2000 kg मीटर पर सेकेंड है। अब हम देखेंगे कि कोलिजन के बाद, टकराने के बाद क्या हुआ, टकराने के बाद क्या हुआ। जब इस कार का एक्सीडेंट हुआ इस कार के साथ, जब ये कार इस कार के साथ टकरा गया, ये कार निपटल था, इस कार ने क्या किया, हरकत शुरू किया, इस कार ने हरकत शुरू किया और ये कार जो है इसका मेस कम है, उसका मेस ज्यादा है, ये कार पीछे की तरफ यूं आया और रेस्ट पर आया, यानी अब इस कार की जो है वेलोसिटी क्या हो गई, इस कार की वेलोसिटी हो गई 0, यानी वेलोसिटी इस कार की क्या होगी, 0। जब ये कार इस कार के साथ टकरा गया तो क्या हुआ, ये कार रेस्ट पर आया, इस कार ने हरकत बंद किया, यानी और हरकत नहीं किया इस कार ने। अच्छा, ये कार क्या हुआ, इस डायरेक्शन में इसने मोशन स्टार्ट किया, इस कार ने जो है उस डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट किया, उस कार ने क्या किया, इसी डायरेक्शन में इसने मोशन स्टार्ट किया। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि क्या इन दोनों का मोमेंटम सेम आएगा या नहीं। इस कार की वेलोसिटी कितनी हो गई, कार का जो है मेस ज्यादा है, मेस ज्यादा होने की वजह से वेलोसिटी कम प्रोड्यूस हो जाएगी। इस कार की सपोज वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड,
6 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, कोलिजन से पहले जब हमने क्या किया, मोमेंटम इन दोनों का फाइंड आउट किया, P1 प्लस P2 ये 2000 मीटर पर सेकेंड था। अब हम क्या करेंगे, कोलिजन के बाद हम मोमेंटम को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, कोलिजन के बाद हम इस कार का मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे। P जो है, P आप लोगों का इज इक्वल टू आएगा mv। मेस क्या है इस कार का, 100 है, मेस की जगह हम क्या करेंगे, 100 लिखेंगे। अच्छा, 100 हमने लिख दिया। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी 0 है। जब हम 100 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस कार का मोमेंटम 0 हो गया। इस कार का मोमेंटम क्या हुआ, 0 हो गया। अच्छा, अब हम इस कार का जो है मोमेंटम मालूम करेंगे कि इस कार का मोमेंटम कितना होगा। हम क्या करेंगे, इस कार का मोमेंटम मालूम करेंगे। अच्छा, P2 आप लोगों का जो है, यानी मोमेंटम ऑफ द कार 2 जो है, यहां हम डैश लगाएंगे, डैश शो डेट के आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद। P2 जो है मेस, P इज इक्वल टू है mv। अच्छा, P2 का जो मेस है, P2 का मेस क्या है, मेस 200 kg है। हम यहाँ क्या करेंगे, 200 kg पुट करेंगे। और इसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड। हम v की जगह 6 लिखेंगे, यानी मेस की जगह हमने 200 लिखा है और वेलोसिटी की जगह हमने क्या लिखा है, 6 लिखा है। अब हम क्या करेंगे, जब हम 200 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 200 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें रिजल्ट मिलेगा 1200 kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये हुआ कोलिजन आफ्टर, ये हुआ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टकराने के बाद जो मोमेंटम है वो ये हुआ। अच्छा, यहां अगर देखा जाए, हमने इस्लाम में ये बात की थी कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। के कोलिजन से पहले इन दो बॉडीज का जो मोमेंटम था, कोलिजन के बाद भी उनका मोमेंटम इतना ही आएगा। अब अगर यहां देखा जाए, कोलिजन से पहले हमने इन दो बॉडीज का मोमेंटम जो है कैलकुलेट किया था और वो इज इक्वल टू था 2000 kg मीटर पर सेकेंड। कोलिजन से पहले इन दो बॉडीज का जो मोमेंटम था वो कितना था, 2000 kg मीटर पर सेकेंड। लेकिन कोलिजन के बाद जब हमने मोमेंटम को फाइंड आउट किया, वो आया 1200 kg मीटर पर सेकेंड। यानी यहां कितनी कमी आ गई है मोमेंटम में, 800 kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो इस लॉ का जो है स्टेटमेंट गलत हो गया, हम तो फंस गए। हमने ये बात की थी कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कि कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था वो कोलिजन के बाद जो मोमेंटम है उसका इक्वल आएगा। लेकिन यहां अगर देखा जाए, कोलिजन से पहले मोमेंटम 2000 kg था, लेकिन कोलिजन के बाद मोमेंटम 1200 kg आया, तो इस लॉ का स्टेटमेंट गलत हो गया। नहीं, इस्लाम का स्टेटमेंट गलत नहीं है। इस्लाम में हमने बात की थी कि आप लोगों का जो सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। यानी आइसोलेटेड सिस्टम का मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रहा हो। यहां अगर देखा जाए, यहां कोई आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। यहां आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां जब इस कार के साथ एक्सीडेंट किया, ये कार रेस्ट पर आया, इसने मोशन स्टार्ट किया, यहां इस कार पर फोर्सेस लग रहे थे अपोजिट साइड से। फोर्सेस लगने की वजह से इसका जो है मोशन सही तरीके से मोमेंटम ट्रांसफर नहीं हुआ है। कैसे, सपोज इस कार पर क्या कर रहा है, यहां एयर रेजिस्टेंस, यानी इस कार पर यूं हवा लग रही है, यहां इस कार पर जो है अपोजिट साइड से उस तरफ से हवा लग रही है। एयर रेजिस्टेंस भी एक फोर्स है और इस फोर्स ने क्या किया है, कार का जो मोशन है उसमें खलल डाला है। यानी कार ज्यादा मोशन करता, कार तेज मोशन करता, कार की वेलोसिटी तेज होती अगर एयर रेजिस्टेंस ना लगता, अगर कार पर अपोजिट साइड से हवा ना लगती। ये पहला फोर्स हुआ आप लोगों का। दूसरा फोर्स क्या है, दूसरा फोर्स अगर देखा जाए, यहां क्या है, कार की जो टायर्स हैं, टायर्स और कार की जो टायर्स हैं उसके और रोड के बीच फ्रिक्शन है, रगड़ है। फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, फ्रिक्शन की वजह से
कार ने जो है कार की वेलोसिटी ज्यादा नहीं हो गई, यानी कार पर कितनी है, कार पर फोर्सेस लग रहे हैं। अगर कार पर एक्सटर्नल फोर्सेस ना लगते तो कार की वेलोसिटी क्या होती, कार की यहाँ जो वेलोसिटी होती वो 10 मीटर पर सेकंड होती। 10 मीटर पर सेकंड जब आप क्या करोगे, 10 को 200 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जब आप 10 को 200 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपको मोमेंटम मिलेगा 2000 केजी, 2000 केजी मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब कार की वेलोसिटी 10 तक नहीं पहुंच गई, क्यों, क्योंकि कार पर जो है फोर्सेस लग रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, कार का जो अपना वेट है, वजन है, वो क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। टायर और जो टायर है और जो रोड है इनके बीच फ्रिक्शन है, एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, यहां जो मोमेंटम है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस ना लगते, अगर एक्सटर्नल फोर्सेस को हम हटा देते बीच से, तो जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन है आफ्टर कोलिजन भी वही मोमेंटम होता। अच्छा, इसी तरह अगर देखा जाए गैस मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, ये एक सिलेंडर है, ये क्या है, ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, यहां क्या है, ये इसका पिस्टन है, ये सिलेंडर का क्या है, ये सिलेंडर का पिस्टन है। अच्छा, यहां पर गैस मॉलिक्यूल है, यहां पर क्या है, यहां पर गैस मॉलिक्यूल है। ये गैस मॉलिक्यूल जो है रैंडमली मोशन कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ टकरा जाता है, ये मॉलिक्यूल इसके साथ टकरा जाता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, यानी इनके बीच क्या हो रहा है, लगातार कोलिजन हो रहा है। ये इसके साथ टकरा जाता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, यानी गैस की जो मॉलिक्यूल है वो सिलेंडर के अंदर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। लेकिन यहां अगर गैस का पूरा मोमेंटम देखा जाए, पूरा मोमेंटम इसका जो है सेम रहता है, यानी ये गैस मॉलिक्यूल ये है, ये है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ टकरा जाए तो उनके मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि जितना फोर्स ये वाला इस पर अप्लाई कर रहा है, ये वाला इस पर अप्लाई करेगा और इन दोनों का जो है मोमेंटम सेम रहेगा। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम ये बात करते हैं कि द टोटल मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का होना बहुत जरूरी है। सिस्टम आपका आइसोलेटेड होगा तो आपका जो कोलिजन बिफोर यानी मोमेंटम बिफोर कोलिजन है वो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन सेम आ सकता है। अगर सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है तो आपका मोमेंटम सेम नहीं आ सकता है। जैसा कि हमने यहां देखा, बिफोर कोलिजन 2000 किलोमीटर पर सेकंड था मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन 1200 किलोमीटर पर सेकंड था। अब अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड होता तो दोनों का जो मोमेंटम है 2000 किलोमीटर पर सेकंड आता। यहां पर वो हमारे आज का लेक्चर का दी एंड। हमारे साथ रहिए, हमें अपने दुआ में याद रखिए। कल तक के लिए खुदा हाफिज।